साथियों, मैं एक सेवा दल का सामान्य कार्यकर्ता हूँ और सेवा दल के कार्यकर्ता की जानकारी कि सेवा दल का कार्यकर्ता कैसे होता है, किन परिस्थितियों में जीता है, किन परिस्थितियों में आगे बढ़ता है, संगठन के लिए क्या काम करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेरी कहानी सेवा दल के हर एक कार्यकर्ता की कहानियों के एक समान जैसी है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले में एक गांव उमरी है जो कि जगमनपुर रियासत में थे, वहाँ पर बिलौहा टोले में हुआ। मेरे पिताजी 6 भाई थे। मेरे बाबा की मृत्यु बहुत समय पहले हो गई थी और मेरे पिता अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और उनकी बहन अन्नपूर्णा देवी को जीवन भर अपने भाइयों का पालन पोषण किया। वह हमारी बुआ थी। वह आज़ादी के आंदोलन की सिपाही थी। ब्रिटिश रियासत के समय जगमनपुर के महल पर जाकर के आज़ादी का झंडा लहराया था। हम देखते थे कि वह किस प्रकार के परिश्रम करती है। कुछ दिनों बाद मेरी जीवन की दिनचर्या अपनी ननिहाल हमीरपुर ज़िले के लेवा गांव से चालू हुई। मेरे पिता किसान थे। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, अपने भाइयों को पढ़ाया लिखाया, शादी की करवाई और हमेशा भाइयों के लिए सोचते रहे। बचपन से मैं अपनी ननिहाल में रहा, अपनी नानी के पास में रहा। उसके बाद में एक बार मेरे चाचा दिल्ली से आए और मुझे दिल्ली ले गए। ये सन 62 की बात थी और भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। मैंने अखबारों में पढ़ता था किस प्रकार से भारतीय सेना चीनियों का मुकाबला कर रही हैं, किस प्रकार नेहरू जी की स्पीच, शास्त्री जी को देखा, नेहरू जी को देखा और 62 की लड़ाई समाप्त हुई। नेहरू जी ने 62 की लड़ाई में कितनी पीड़ा थी। उस समय देश के पास आधुनिक हथियार भी मौजूद नहीं थे, पर नेहरू जी ने अपने मुल्क को सुरक्षित करके रखा। सन 64 में 27 मई को नेहरू जी अलविदा कह गए। वह दिन देश के लिए दुखदायी दिन था। जिस दिन नेहरू जी ने प्रयाण किया, उस दिन आंधी आई, बरसात आया, तूफान आया और देश का शांति का मसीहा अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बचपन से नेहरू, गांधी, सुभाष और शास्त्री जी की जीवन शैली का मैं हमेशा प्रशंसक रहा। 1965 में दिल्ली के किशनगंज इलाके में रहता था। DCM की मिल्स की कॉलोनी थी, उसमें रहता अपने चाचा के साथ में। 65 की लड़ाई मैंने किशनगंज स्टेशन में देखी। फौजियों की भरी ट्रेनें आती थीं, महिलाएं थाली लेकर के, दीपक जला करके और
फौजियों को तिलक लगाती थी, कि आज़ादी की लड़ाई के लिए, जीत के लिए कामना करती थी, वह देश की एकता और अखंडता के लिए देखने लायक समय था। जब पाकिस्तान के जहाज़ों ने दिल्ली पर अटैक किया, उस टाइम में खंदक खोदी गई थी, ब्लैक आउट होता था और पाकिस्तान का जहाज़ हिंडन में मार गिराया गया। 65 की लड़ाई में शास्त्री जी ने सोमवार को व्रत रखने का आह्वान किया। उनकी ओजस्वी आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी। डीसीएम के बहुत से कर्मचारी कांग्रेस से बदल में जाते थे। उनमें एक शेर सिंह उपाध्याय थे, देवी शरण त्यागी थे, ब्रह्मानंद थे। 1968 में मैंने सेवादल का प्राथमिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। दिसंबर के लास्ट में 69 के शुरू में कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। कांग्रेस के 2 भाग हो गए थे, सिंडिकेट और इंडिकेट। मैं दिल्ली से गई स्पेशल ट्रेन में मुंबई में कांग्रेस का महाधिवेशन देखने के लिए स्पेशल ट्रेन में गया। नासिक में हमारी ट्रेन रुकी। हमारी ट्रेन में बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, वो आए। हर डिब्बे में गए, मेरे डिब्बे में भी आए। मेरे से पूछा कहाँ से आए हो? मैंने कहा दिल्ली से आए हो। किसके साथ आए हो? मैंने कहा कौशल्या मलिक जी के साथ आया हूँ। आपके सेवादल की मुखिया कौन है? तो उस टाइम सेवादल की दलपति सविता बहन थी। बोले आप मुझे जानते हो? मैंने कहा हाँ जानता हूँ। मैं कौन हूँ? मैंने कहा आप बाबूजी हैं। मेरा पूरा नाम क्या है? मैंने कहा आपका पूरा नाम बाबू जगजीवन राम है। उन्होंने मेरे सिर में हाथ फेरा, तरक्की करो, और आगे बढ़ गए। मेरे जीवन में आज वह दिन, उस दिन को मैं आज तक भूला नहीं। उसके बाद में 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, गरीबी हटाओ का नारा हुआ, और मैं एक सेवादल के कार्यकर्ता के नाते पढ़ने के साथ साथ में सेवादल की गतिविधियों में भाग लेता था। मुंबई अधिवेशन में मैं रास्ता भूल गया था, तो मुझे सेवादल के संस्थापक निष्काम कर्मयोगी डॉक्टर नारायण सुब्बाराव को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उसी समय सेवादल के अखिल भारतीय संगठक सवाई इनामदार जी से भी मुलाकात हुई। उन्होंने एक कार्यकर्ता को कहा कि इसको जहाँ दिल्ली के लोग रुके हुए वहाँ पहुँचाइए। मैं गया, देखा कितना विशाल अधिवेशन था बम्बई का, कितने लोग इंदिरा जी को देखने के लिए आए थे। बम्बई का अधिवेशन देश के आज़ादी के बाद कांग्रेस को नई दिशा देने वाला अधिवेशन था। इंदिरा जी के नेतृत्व में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इंदिरा जी को मैंने नज़दीक से देखा। इसके साथ साथ मैं पढ़ता भी था, और घर में छोटा होने के कारण मैं अपने चाचा के साथ रहता था, और मेरे चचेरे 2 भाई थे जो कि ग्वालियर में पढ़ते थे। मैं अपने चाचा की आँख नाक कान था। कोई भी सामान मंगाना होता, बलराम जाओ फला चीज़ ले आओ, फला जगह जाओ, पूरी जानकारी रखता था, पूरी मार्केटिंग करता था, सब कुछ करता था, संघर्ष करता था और पढ़ता था। पढ़ने के साथ साथ 69 के बाद में एक दौर आया कि मुझे गांव जाना पड़ा। हमीरपुर ज़िले के मौदहा कस्बा
जो कि हमारे गांव की तहसील थी, वहाँ के नेशनल इंटर कॉलेज में मैंने हाई स्कूल में प्रवेश लिया और वहीं से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। 71 के आम चुनाव में मौदाहा में इंदिरा जी का आगमन हुआ। अपने गांव से 12 किलोमीटर हम चल करके इंदिरा जी को देखने के लिए एक समूह में शामिल हो गए और इंदिरा जी के स्पीच को हम लोगों ने सुना। कितनी भीड़ थी, लोग कहते थे इंदिरा गांधी आई है, इंदिरा गांधी आई है, चलो इंदिरा गांधी को देखने के लिए चले। कितने उत्सुक। हेलीकॉप्टर आया, इंदिरा जी उतरी। इंदिरा जी के साथ में हमारे जिले के एमपी स्वामी ब्रह्मानंद थे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुंवर बहादुर मिश्रा चुनाव लड़ रहे थे। स्पीच सुनी और वही कांग्रेस का युग था, विकास का युग था। एक में एक गांव पंचायतों का विकास हो रहा था, सड़कों का विकास हो रहा था, स्कूल बनाए जा रहे थे, पंचायत घर बनाए जा रहे थे। और उसी समय 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और इंदिरा जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, वो बांग्लादेश के रूप में निर्मित हुआ। मैं सेवा दल का कार्यकर्ता था, सेवा दल की गतिविधियों में भाग लेता था। 1976 में हमारे यहाँ एक ब्लॉक ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। उसमें एक प्रशिक्षार्थी के रूप में मैंने भाग लिया। त्रिनाय पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर के जिला कांग्रेस सेवा दल में सहायक कार्यालय मंत्री के रूप में काम किया। उस टाइम में हमारे के जिला मुख्य अधिकारी प्रहलाद यादव हुआ करते थे। प्रदेश के मुख्य संगठक दादा राम संजीवन सिंह हुआ करते थे, जो कि श्री कुमार द्विवेदी जी के बाद में बनाए गए थे। दादा राम संजीवन सिंह को एक कठोर प्रशिक्षक के रूप में जाना जाता था। जब एक बार समय आया, सेवा दल के नेतृत्व, जिले के नेतृत्व के संबंध में मैंने दादा को पत्र लिखा। 1977 में हमारे अखिल भारतीय संगठक मदन भाई बने। उस समय वो प्रसाद तिवारी पार्टी छोड़कर चले गए थे। मदन भाई ने सेवा दल को एक नई दिशा दी और उन्होंने काम किया। सन 80 में मदन भाई का प्रयाण हो गया। मदन भाई के बाद में सविता बहन सेवा दल की अखिल भारतीय मुख्य संगठक बनी। सविता बहन के बाद नवीन भाई शाह सेवा दल के अखिल भारतीय मुख्य संगठक बने। नवीन भाई के बाद अमिलशील मामा मुख्य संगठक बने। मामा के बाद में प्रहलाद यादव अखिल भारतीय मुख्य संगठक बने। ये क्रम चलता रहा। 1984 में मैं दिल्ली प्रदेश सेवा दल का कार्यालय का महामंत्री था। मैं 2 नंबर ताल कटोरा स्थित कार्यालय में वहीं रहता था, वहीं सोता था। शाम को मेज में चादर और दरी बिछा करके सो जाता था। सुबह उठते ही कार्यालय की सफाई किया करता था और सुबह से काम में लग जाता था। दिल्ली में 1984 में प्रहलाद यादव प्रभारी थे। सेवा दल का एक बीओटी कैंप लगाया गया, उसमें 67 लोगों ने काम किया। दिल्ली में संगठन के कार्यकर्ताओं की कमी थी। उस संगठन को बढ़ाने के लिए प्रहलाद यादव ने हर एक बीओटी प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को, नगर निगम सदस्यों को, महानगर परिषद के सदस्यों को, सभी शासकों को एक पत्र लिखा कि सेवा दल में प्रशिक्षण के लिए
अपने अपने क्षेत्र से 10-10 लोगों के नाम दीजिएगा, जिससे सेवादल संगठन को बढ़ाया जा सके। दिल्ली में सिंघोला गांव में 600 लोगों का सेवादल का शिविर लगा। उसके बाद पटना में सेवादल की रैली का आयोजन हुआ। 1 लाख कार्यकर्ताओं की रैली का आयोजन हुआ। दिल्ली से 700 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उस टाइम हमारे साथियों में कमल नयन शर्मा, रामजी लाल, सुमन देशमुख, भीमसेन वर्मा, राज शर्मा, सूरज भाई, शेर सिंह उपाध्याय, ओम प्रकाश वशिष्ठ जैसे वरिष्ठ लोग थे और दिल्ली का संगठन आगे आगे बढ़ता गया। 1983 में दिल्ली में लाल किले के पीछे एक सेवादल का एनटीसी कैंप नवीन भाई के नेतृत्व में लगा। देश के विभिन्न भागों से कार्यकर्ता आए थे। एनटीसी कैंप सेवादल के एक नया नाम था। उससे पहले डीओटी का कैंप हुआ करता था, उच्च सैनिक कैंप हुआ करता था, मध्यम सैनिक कैंप हुआ करता था, कार्यकर्ता सैनिक पाठ्यक्रम का आयोजन हुआ करता था। 15 दिन के उस कैंप में कठोर प्रशिक्षण दिया गया। एक बार सेवादल फिर खड़ा हो गया। आपके मद्रास में एनटीसी लगाया गया। एनटीसी कैंप लगाते चले गए। बोट क्लब के मैदान में 30,000 कार्यकर्ताओं की रैली हुई। बोट क्लब के राजपथ के दोनों ओर सेवादल की कतारबद्ध श्वेत सेना खड़ी हुई थी। उस रैली का इंदिरा जी ने निरीक्षण किया। इंदिरा जी के साथ सेवादल के मेंबर इंचार्ज मेजर जनरल शाहनवाज खान, नवीन भाई शाह खड़े हुए थे। जीप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजीव गांधी जीप के चालक थे। उनके बगल में दादा राम संजीवन सिंह बैठे हुए थे। उस विशाल सेना का निरीक्षण इंदिरा जी ने किया। जब राजीव गांधी सेवादल के महामंत्री बने, 2A मोतीलाल नेहरू मार्ग पर उनका ऑफिस था। उन्होंने 20 विंडसर प्लेस में सेवादल के कार्यालय को उद्घाटन किया और मेजर जनरल शाहनवाज खान के निधन के पश्चात वो सेवादल के मेंबर इंचार्ज बने। रात को जीप चलाते हुए सेवादल कार्यालय में आ जाते थे। जब कालीबाड़ी मार्ग में सेवादल का कार्यालय दिया गया था, उस कार्यालय की सफाई सेवादल के साथियों ने किया और व्यवस्थित होकर के चलाया। 20 विंडसर प्लेस में परिवर्तित होने के बाद में एक कमरा राजीव गांधी के मेंबर इंचार्ज के रूप में था। उस कमरे में राजीव जी कभी कभी आकर के बैठे करते थे। ऑल इंडिया सेवादल वेल विशर्स काउंसिल के अध्यक्ष BR ओझा थे, जो कि फरीदाबाद के रहने वाले थे। हरियाणा कांग्रेस सेवादल के चेयरमैन थे। उन्होंने सेवादल के लिए व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम याद करते हैं। 20 विंडसर प्लेस में सेवादल के अखिल भारतीय पदाधिकारी रहा करते थे। प्रहलाद यादव, बशीर भाई, सोलंकी जी, BN जाना, RK सिंह, यूसुफ भाई, प्रेम सिंह भाट, निहाल सिंह जैसे बहुत से लोग रहा करते थे और एक परिवार के रूप में रहा करते थे। एक के सुख दुख में हुआ करते थे। उन्नीस 1985 में
राजीव जी के बाद में अरुण नेहरू सेवा दल के मेंबर इंचार्ज बने। बम्बई अधिवेशन के समय सेवा दल के चेयरमैन तारिक अनवर बने। तारिक अनवर जी ने सेवा दल में कुछ नयापन लाने की कोशिश की, नई तकनीक लाने की कोशिश की। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, दूसरे सिस्टम को उन्होंने डेवलप किया। सेवा दल के लिए संसाधनों की व्यवस्था की। नहीं, सेवा दल अपनी पुरानी पद्धति से चल रहा था, लेकिन सेवा दल की प्रशिक्षण पद्धति में पुराने और नए कार्यकर्ताओं के बीच में वो सामंजस्य नहीं बिठा पाए और उसी सामंजस्य के चलते चलते नवीन भाई को सेवा दल पद से मुक्ति दी गई और मलसील मामा को बनाया गया। लेकिन सेवा दल का जो पुराना स्वरूप था, उस स्वरूप को कहीं ना कहीं धक्का हो गया। हम लोग चाहते थे कि देश की आज़ादी की लड़ाई में जिस प्रकार सेवा दल ने भाग लिया है, उसी प्रकार सेवा दल की भूमिका का आज भी महत्वपूर्ण हो। हर कार्यक्रम में सेवा दल तैयार रहता था। जब 1969 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ, कांग्रेस के बंटवारे के साथ साथ में सेवा दल का बंटवारा हुआ। उतार चढ़ाव कांग्रेस के अंदर आते गए। जब जब सेवा दल कमज़ोर हुआ तब तब कांग्रेस कमज़ोर रही है। 1977 में जब देश की प्रधानमंत्री पद पर इंदिरा जी नहीं रहीं, तो सेवा दल का हरावल दस्ता उनके आगे आगे चलता था। हमने देखा जब उत्तर प्रदेश जाया करते थे दादा राम सजीवन सिंह, श्याम बिहारी शुक्ला, सिपाही लाल शुक्ला, हरिद्वार पांडे, प्रहलाद यादव, बहुत से लोग अपने हथियार लेकर के उनके आगे पीछे जीपों में चला करते थे और उन्हें सेवा दल पर बहुत विश्वास था। इसी के फलस्वरूप जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री बने और बांदा के तंदवारी क्षेत्र से चुने गए, तो सेवा दल के प्रदेश मुख्य अधिकारी दादा राम सजीवन सिंह को MLC बनाया गया। राजीव गांधी के जब कांग्रेस अध्यक्ष थे, MLC के साथ साथ में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनाया गया। पहले सेवा दल के लोगों को अपने आप बुला करके पद दिया जाता था, कोई बायोडाटा नहीं मांगा करता था। आज युग ये आ गया, सेवा दल के लोगों को अपने आप स्थान मिलता था। आज युग ये आ गया, सेवा दल के लोगों को मांगना पड़ता है। समय समय की बात है। मेरा मानना ये है कि जब तक सेवा दल कार्यकर्ताओं को उनकी भागीदारी नहीं दी जाती, तब तक कांग्रेस मजबूत ही नहीं हो सकती है। आज जो लोग कांग्रेस की रीति नहीं जानते, नीति नहीं जानते, वो पदाधिकारी बने बैठे हुए हैं। दूसरे पार्टी से आए हुए लोगों का वर्चस्व हो चुका है। कांग्रेस के समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता चुपचाप देखते रहते हैं, क्योंकि अनुशासित हैं। सेवा दल अनुशासन का संगठन है, मर्यादा का संगठन है। आज सेवा दल का 100 साल चल रहा है। सेवा दल के शताब्दी वर्ष में आज समय है उन आज़ादी के महानायकों को याद करने का और देश में सेवा दल का एक सशक्त संगठन को खड़ा करने का। आज़ादी की लड़ाई में सेवा दल ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और 1923 में सेवा दल बना। 1927 में चाइना में भूकंप आया तो सेवा दल ने डॉक्टर हार्डिकर के नेतृत्व में कहा कि हम वहाँ पर भूकंप में सहायता में जाना चाहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी। सन 23 के सेवा दल की स्थापना के बाद में 8 साल में सेवा दल एक ताकतवर संगठन बन गया था। 1925 में
सेवादल का विलोम संगठन आरएसएस का जन्म हुआ। आरएसएस के लोगों ने सेवादल की पद्धति की नकल की। उनका अपना कुछ नहीं है, उनका केवल एजेंडा कट्टरवादता का है। ध्वजवंदन की पद्धति, वह अपने प्रमुख को सरसंघचालक कहते हैं, सेवादल के प्रमुख को संचालक कहा जाता था। ऑर्गेनाइजर उनका मुखपत्र है। ऑर्गेनाइजर सेवादल का शब्द है। सेवादल ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, देश के नवनिर्माण में भाग लिया। आज भी कुमार कुमारियों को संस्कारित करता है, देश के आदर्श नागरिकों का निर्माण करता है और कांग्रेस के लिए कैडर का निर्माण करता है। देखा कि आज राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। हक की लड़ाई न्याय मिलने तक चल रही है। आसाम में जो देखा, देख करके बहुत मन द्रवित हुआ कि गांधी की अहिंसक सेना का जो प्रभाव दिखना चाहिए था वह नहीं दिखा। केवल नारे लगाने से सेवादल नहीं बनता है, गणवेश पहनने से सेवादल नहीं बनता है। उसके लिए सोने की चमक को देखने के लिए सोने को तपना पड़ता है आग में, तो कुंदन बनने के लिए सेवादल के कार्यकर्ताओं को भी तपना पड़ेगा। देश में आज लाखों लोग बैठे हुए हैं सेवादल के। कांग्रेस को आह्वान करना चाहिए, सेवादल की तरफ ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के लिए कैडर निर्माण में सेवादल की जो पुरानी भूमिका थी उसको लागू करना चाहिए। एक बार देश में फिर जिस चरखे के झंडे के नीचे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, वो उसी प्रकार की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जिन्होंने देश को संविधान को नहीं माना, जिन्होंने देश को झंडे को नहीं माना, वो देश का शासन चला रहे हैं। पार्टी में कार्यकर्ता का स्थान होना चाहिए। नेहरू जी की निगाह में, शास्त्री जी की निगाह में, इंदिरा जी की निगाह में, राजीव जी की निगाह में सेवादल का कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण था। नेहरू जी ने कहा था कि सेवादल कांग्रेस का फौलादी चौकटा है। अगर कांग्रेस का फौलादी चौकटा कमज़ोर होगा तो हर एक कोई आक्रमण कर सकता है। यही स्थिति है। आज देश में ज़रूरत है नेहरू के सपनों को साकार करने के लिए, गांधी के सपनों को साकार करने के लिए, हार्डिकर के सपनों को साकार करने के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों को साकार करने के लिए, डॉक्टर हार्डिकर के सपनों को साकार करने के लिए, सावा ईमानदार की कार्य पद्धति को अपनाने के लिए आज आवश्यकता है। एक बार फिर आवश्यकता है कि जय हिंद और वंदे मातरम के नारों से पूरा देश गूंज उठे और अमर तिरंगा गांव गांव तक लहराए। सेवादल का कार्यकर्ता कुछ नहीं मांगता है। आंधी में, तूफान में, भूखे प्यासे अपने कर्तव्यों को निर्वहन करता है, पर वो चाहता है कि उसको सम्मान मिले। 2018 में मैं अपने महानायक राहुल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में सेवादल के अखिल भारतीय पदाधिकारियों की बैठक में कहा था, इन 20-25 सालों में सेवादल की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि मैं कांग्रेस अध्यक्ष हूँ इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, पर लेकिन सेवादल के साथ अन्याय नहीं होगा। सेवादल को स्वायत्तता मैं दे रहा हूँ। सेवादल अपने के लिए सब नियमों का निर्माण करेगा, पुराने तौर तरीकों को करेगा, पर लेकिन राहुल जी की घोषणा की, कांग्रेस अध्यक्ष की घोषणा को लागू नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। आज विभिन्न राज्यों में चुनाव हुए विधानसभा के, समर्पित कार्यकर्ताओं को स्थान नहीं दिया गया। मैं मध्य प्रदेश की ओर कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में सेवादल के समर्पित कार्यकर्ताओं को अगर स्थान दिया जाता तो आज मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं होती।
मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेवा दल को हे दृष्टिकोण से देखते थे। ये सेवा दल के लिए दुर्दिन था। आज राहुल जी की न्याय यात्रा को गांव-गांव तक, गली-गली पहुंचाने के लिए सेवा दल को ताकत देने की आवश्यकता है। दल दिवस के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो संदेश दिया, उस संदेश से सेवा दल को कार्यकर्ताओं को बहुत सी आशा बंधी है कि सेवा दल अपने शताब्दी वर्ष में उसी स्वरूप में खड़ा होगा जिस स्वरूप में देश में हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना हुई थी। एक बार फिर गांधी का सेवा दल, हार्डिकर का सेवा दल, नेहरू का सेवा दल, इंदिरा जी का सेवा दल, राजीव जी का सेवा दल और सोनिया जी की श्वेत सेना देश में एक बार फिर दिखेगी। हमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से बहुत सी आशाएं हैं। सेवा दल की प्रशिक्षण पद्धति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। सेवा दल को आह्वान करने की आवश्यकता है, ताकत देने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि परिस्थिति विषम परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, लेकिन अगर सेवा दल को ताकत दी गई, मैं कहता हूं एक बार फिर देश में कांग्रेस ही गली गली तक पहुंचेगी, जय हिंद का नारा गूंजेगा और आम जन के बीच में कांग्रेस एक बार फिर खड़ी हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।